हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्नव चक्रवर्ती और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग। जो दुनिया भर के बेरोज़गार लोग जिस फील्ड में हैं, आप इंडिया में कहीं पे भी पत्थर फेंको तो जिस बंदे को लगेगा आज उस फील्ड के बारे में बात करते हैं। बेइज्जती नहीं की, जैसे नॉर्मल मजाक था। अभी पता चलेगा इंजीनियरिंग में क्या होता है, कितने पैसे हैं, क्या नहीं है, आगे पता चलेगा। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सबसे पहला पड़ाव होता है आपका क्लास 11th में आप पीसीएम ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तभी आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। भैया ये सब क्या बता रहे हो? अरे भाई सुन तो लो, सुन तो लो। पूरा डिटेल में घुसूंगा पर पहले थोड़ा सरफेस लेवल ओवरव्यू मिल जाए। तो पीसीएम के बाद अगर 12th के बाद आपको देना होता है जेईई। अब जेईई जो एग्जाम होता है वो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके दो लेवल्स होता है, एक होता है जेईई मेंस, एक होता है जेईई एडवांस्ड। अब जो जेईई मेंस होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम। उसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जेई का जो मार्क्स होता है वो किसी भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होता है एक्सेप्ट आईआईटी। अब अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको जेई एडवांस क्लियर करना पड़ता है, और जेई एडवांस का कोई फिक्स्ड ऐसा ये नहीं रहता कि इतने मार्क्स का एग्जाम होता है, क्या नहीं होता। जेई एडवांस हर साल चेंज होता है, हर साल दूसरा कोई आईआईटी उसका पेपर बनाता है। उसके पेपर के पैटर्न भी सेम नहीं रहता है, कभी न्यूमेरिकल होता है, कभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा दे देते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है, और कोई दूसरा टाइप का होता नहीं है। पर हाँ, कभी कभी मैचिंग वगैरह भी आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो जेई एडवांस का कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में आएगा, जिस वजह से वो इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है। फर्स्ट कौन सा है भैया? यूपीएससी है। यूपीएससी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो आज के वीडियो में जेई डिस्कस कर लेते हैं। जेई मेंस में अगर आप क्लियर कर लेते हो, आपका अच्छा रैंक आ जाता है, तो आप ज़्यादा नहीं एक एनआईटी में जा सकते हो। एनआईटी अच्छा होता है, अच्छा कॉलेज है, मजाक कर रहा हूँ ये। तो जो भी हो, आप एनआईटी में जा सकते हो। उसके बाद अगर आपका एनआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ट्रिपल आईटीज वगैरह में जा सकते हो, और भी बहुत सारे जीएफटीआईज जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी आप जा सकते हो, अगर आप जेई मेंस अच्छे से क्लियर करते हो। अब अच्छे अच्छे का क्या मतलब होता है भैया? तो अच्छे का मतलब होता है 99 परसेंटाइल प्लस। 99 परसेंटाइल क्या होता है? अब ये परसेंटाइल क्या होता है? तो परसेंटाइल होता है आपका, बहुत इजीली समझाऊंगा कि परसेंटाइल होता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से अच्छे हैं। अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो इसका सिंपल मतलब है कि आप 99% बच्चों से अच्छे हैं। किस हिसाब से अच्छे हैं? कि आपके 99% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो उससे डिसाइड होता है आपका रैंक। परसेंटाइल से रैंक में कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए अगर एक साल में 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो 99 परसेंटाइल का मतलब होता है आप टॉप 1% में आता है। 99% से अच्छा स्कोर किया है आपने, तो टॉप 1% ऑफ 10 लैक्स कितना होता है? 10,000 होता है। तो मतलब आपका रैंक 10,000 के अंदर है। अगर आपका रैंक जेई मेंस में 10,000 के अंदर आता है तो आपको एक अच्छे एनआईटी में एक अच्छा ब्रांच मिलता है। अच्छा ब्रांच का क्या मतलब हुआ? अच्छा ब्रांच का मतलब हुआ जो टॉप 3 ब्रांचेस होते हैं। एक होता है सबसे टॉप पे होता है सीएसई, उसके बाद होता है ईसीई और इलेक्ट्रिकल। ये तीनों होते हैं टॉप ब्रांचेस, इनमें अच्छे खासे प्लेसमेंट लगते हैं। बाकी अभी जो मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इन सब में उतना प्लेसमेंट लगता नहीं है, तो इनको उतना टॉप ब्रांचेस नहीं माना जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सबको तो पता ही होगा सीएसई का बूम है, ये है, ये आ रहा है, ये हो रहा है, इतना तो सब खबर रखते ही होंगे। जो भी हो, तो सबसे ज़्यादा अभी सीएसई का बूम है, तो उस हिसाब से अगर आपका 99 परसेंटाइल मतलब टॉप 10,000 के अंदर आपका रैंक आता है तो आप अच्छे एनआईटी में जा सकते हो, अच्छे ब्रांच के साथ। अगर आपका थोड़ा 98 97 परसेंटाइल होता है तो आप किसी टॉप एनआईटी में लोअर ब्रांचेस ले सकते हो, नहीं तो ट्रिपल आईटीज वगैरह जा सकते हो, नहीं तो जीएफटीआई जा सकते हो। वरना दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो जैक दिल्ली का काउंसलिंग आप करवा सकते हो, जिससे कि आप एनएसयूटी, डीटीयू वगैरह, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सब में जा सकते हो। इंजीनियरिंग के बारे में बहुत डिटेल में अगर जाना है तो एक होता है आपका यूजी डबल ई का एक एग्जाम होता है जिससे आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा सकते, जो कि बहुत सारे आईआईटीज का लेवल का प्लेसमेंट देता है। वो उतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, अभी ऊपर ऊपर से बस इंजीनियरिंग बता देता हूँ। उसके बाद डिटेल में और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, क्या सिलेबस है, सब कुछ डिटेल में जाऊंगा बाद में। अभी के लिए बस इतना जान के रखो। रैंक समझ में आ गया, परसेंटाइल समझ में आ गया, कैसे क्या होता है। अब आता है, ये हो गया आपका, अगर आप सबसे अच्छे हुए तो एनआईटी, उसके बाद ट्रिपल आईटी, उसके बाद 2-3 जीएफटीआईज वगैरह। मतलब जीएफटीआईज तो बहुत सारे हैं जीएफटीआईज में। अब आता है जेई एडवांस्ड की, आईआईटीज की बात कर ले तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हर साल जेई मेंस देने के बाद आपका एक कट ऑफ निकलता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
अब इस कट ऑफ के बेसिस पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से आपके कट ऑफ्स आते हैं कि इतना कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप जेई एडवांस नहीं दे सकते। अगर आप जेई एडवांस्ड क्लियर कर लेते हैं तो जेई एडवांस में भी अलग से कट ऑफ्स आते हैं, फिर उनके मार्क्स आते हैं कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए सब में इंडिविजुअली, और इतना ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। तो बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि ओवरऑल स्कोर होता है पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका कम रह जाता है। तो बहुत सारे ऐसे झमेले होते हैं जिस वजह से इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, तो उसके बारे में कभी और डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा जेई एडवांस के ऊपर पूरा। तो कट ऑफ्स वगैरह क्लियर करने के बाद अगर आप जेई एडवांस क्लियर कर लेते तो आप आईआईटीज में जाते, वरना बाकी चीज़ें मैंने बताई है। अब आता है कि भैया इंजीनियरिंग में करियर की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग में सबसे टॉप पे है बस सीएसई में ही करियर है। मैकेनिकल वगैरह सिविल वगैरह पहले था इसमें इतना करियर कि हाँ जॉब्स वॉब्स मिलते थे, अभी उतना कुछ है नहीं। 3-4 लाख साल के पैकेज मिलते हैं सिविल वगैरह में, मैकेनिकल में। तो अभी उन सब फील्ड्स में उतना ज़्यादा पैसा या मतलब करियर ओवरऑल है नहीं। तो नॉर्मली अगर कोई मैकेनिकल वगैरह सिविल वगैरह से करता है तो लास्ट में जाके फिर वो यूपीएससी का लाइन पकड़ता है कि भैया अब तो कुछ हुआ नहीं, प्लेसमेंट वेसमेंट तो लगी नहीं, कंपनीज तो आई नहीं, चलो यही कर लेते। क्योंकि अगर आप सिविल वगैरह मैकेनिकल वगैरह में होते तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी लेती नहीं है। आप अगर बहुत ही तगड़े लेवल के कोडर होते हो तब जाके कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी आपको कंसिडर करती है कि हाँ ठीक है इसको लेके देखते हैं, पर नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है करियर ट्रांजिशन करना। इलेक्ट्रिकल वगैरह तक आपको बहुत इजीली सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसे ही एलिजिबल कर देती है कि हाँ ठीक है इनको एग्जाम देने दो, हमारे सॉफ्टवेयर के सीएस के जो कंपनीज होते हैं वो एलिजिबल कर देते हैं कि इन सबको एग्जाम देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन सबको रिक्रूट भी करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। अब आता है इनकम की बात, भैया पैसे कितने मिलते हैं। तो इतना बहुत जो क्रेज बना हुआ है आईआईटीज का, 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज, तो पहली चीज भ्रम मैं मिटा दूं कि 4 करोड़ 5 करोड़ का जो पैकेज होता है वो इंटरनेशनल पैकेज होता है, वो इंडिया में नहीं मिलता है, वो बाहर जाके जापान वगैरह यूएस वगैरह इन सब जगहों पे जाके तब आपको मिलता है, और फिर वहाँ के खर्चे भी उतने होते हैं। पर क्या पैसा है, हाँ ऑब्वियसली है। पर क्या ये प्लेसमेंट बहुत सबको मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। एक कॉलेज में पूरे 1000 बच्चों में से एक बच्चे को मिलता है। जैसे नॉर्मली 4-5 करोड़ के ऑफर्स आपने देखे होंगे, या तो आईआईटी कानपुर से आता है, नहीं तो आईआईटी बॉम्बे दिल्ली वगैरह से, इन सब से आता है। तो एक पूरे आईआईटी कानपुर में 500 600 1000 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को मिलता है 4 करोड़ का ऑफर। तो ऑब्वियसली करियर है, पर अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली अच्छे हैं तभी, वरना फिर भी नॉर्मली नॉर्मल पैकेजेस तो मिलते ही हैं। अब नॉर्मली इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया में आपको 50-60 लाख तक का पैकेज बहुत ही इजीली मिल जाता है, मतलब गूगल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वगैरह दे देता है। अगर आप एक टीयर 1 कॉलेज से आईआईटीज वगैरह क्रैक कर लिया है तो अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो उतना भी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 50 लाख का जो पूरा पैकेज होता है वो डिवाइडेड बाई 12 आपको नहीं मिलता। उसमें भी बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। अब स्टॉक ऑप्शंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ईसॉप्स और एक होता है आरएसयू। उतना डिटेल में नहीं जा रहा, पर हाँ आरएसयू वगैरह ईसॉप्स वगैरह होते हैं, वो सारे भी देखने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली आपके इन हैंड जो आ रहे होते हैं आफ्टर 50 लाख या 55 लाख पैकेज, वो होता है 1 लाख पर मंथ। और उसके बाद भी कुछ जगह तो हाँ नॉर्मली 12-13 एलपीए का होता है, उसमें से भी आप टैक्स हटाना है तो उसके बाद तो 90 या 85 तक आपको इन हैंड मिल रहा होता है। जो भी हो अच्छा करियर ऑप्शन है, इनकम अच्छा है। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस अगर बात करें तो टॉप में अगर सबसे पहली बात करते हैं आईआईटीज की पर ईयर फीस है 3 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए 4 साल की फीस, आपका बीटेक खत्म। 12 लाख रुपए। पर ये बता दूं कि आईआईटीज में जो आपको फैसिलिटीज मिल रही होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वे निकला था कि एक आईआईटीएन के पीछे सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही होती है, उसमें से 12 लाख रुपए बस आप पे कर रहे होते हो। बाकी सारी जो फैसिलिटीज होती है गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती है, आपको उसके लिए पे नहीं करना होता। आपको जो फैसिलिटीज मिल रही होती है उसमें से मतलब मेजोरिटी परसेंटेज गवर्नमेंट पे करती है आपके लिए। ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जिस लेवल का आपको एजुकेशन मिल रहा होता है आईआईटीज में। बात करते हैं एनआईटीज की, तो एनआईटीज में थोड़ा फीस कम होता है, तो वो 2 लाख पर ईयर होता है, तो 8 लाख आपके 4 साल का फीस हो गया। जीएफटीआईज में थोड़ा और कम फीस होता है, और ट्रिपल आईटीज में थोड़ा सा फीस हायर एंड में रहता है, क्योंकि ट्रिपल आईटीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं। पर हाँ ट्रिपल आईटीज कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होते हैं, तो पर ऑब्वियसली उनका फीस थोड़ा ज्यादा रहता है। अब आता है भैया एआई आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एआई के वजह से जो
टॉप लेवल के इंजीनियर्स है ना, वो कभी भी अफेक्ट नहीं होंगे। क्या इस टाइम पे हमें इंजीनियरिंग लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपको मजा आता है कोडिंग करने में, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा है कि हाँ मैं टॉप लेवल का फोड़ूंगा, तो आप ऑब्वियसली ले सकते हैं इंजीनियरिंग, क्योंकि टॉप लेवल इंजीनियर्स कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। जो बॉटम लेवल होते हैं, एकदम बेसिक, मतलब लुल्लू पुच्चू कोड लिख रहे होते हैं, वो सारे को रिप्लेस कर दिया जाएगा एआई से। तो अगर आपको सही में मन है कि इंजीनियरिंग करना है, मुझे कोडिंग पसंद है, जेन्युइनली कोडिंग करना पसंद है, वो पैशन है आपका, तो आप जरूर करें इंजीनियरिंग। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो उतना तगड़े लेवल का कोडर नहीं बन सकता, तो आपको फिर डरना चाहिए एआई से, क्योंकि एआई आपका सही में जॉब खा जाएगा। जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, जो बच्चे बच्चे L1 L2 वाले जॉब्स होते हैं ना, वो आज से 5 साल बाद एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। जो टॉप लेवल के जॉब्स होते हैं, या बहुत ज्यादा नीश जो जॉब्स होते हैं, कि आपको एक बहुत पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पता है, तो आपको कभी भी जिंदगी भर में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड चीज होती है कि एआई आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ जॉब्स अफेक्ट होंगे, एट द सेम टाइम कुछ नए जॉब्स बनेंगे। तो अगर आपका ये मेंटेलिटी रहता है कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहते हैं कि हाँ मुझे नई चीजें कोई भी आएगी तो उनको सीखूंगा, पढ़ूंगा, जानूंगा, चीजों को अप्लाई करूंगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपका है कि हाँ 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ ली, उसके बाद जिंदगी भर और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सीखना, तो फिर एआई आपका जॉब खा के निकल जाएगा। जो सच है सच है। अब बात करते हैं कि बहुत बच्चों का होता है कि इसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैंने इंजीनियरिंग कर भी ली, मैंने ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं, पर अगर मैं इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर पाता, तो क्या उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं? तो बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप एक बीटेक करके निकलते हो, उसके बाद आप कोई भी दूसरे फील्ड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर सकते हैं, आप यूपीएससी में जा सकते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, हर एक चीज के लिए आप एलिजिबल होते हैं। एमबीए आप हायर स्टडीज के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो आप कोई भी दूसरे फील्ड में ट्रांजिशन कर सकते हैं, और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है और बाकी जो फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स वगैरह, अगर आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आप कोई भी दूसरे फील्ड में ट्रांजिशन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बंदे होते हैं जो बीटेक करने के बाद फिर सीए वगैरह कर लेते हैं, अकाउंट्स वगैरह में घुस जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीटेक कर लिया तो उसके बाद आपका कोई करियर नहीं है। तो भैया फिर ये जो जॉब वॉब का लगा रहता है, तो भाई एक चीज जान लो, जो टॉप लेवल बंदे होते हैं ना इंजीनियरिंग में, वो कभी ऐसा नहीं होता कि जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। जो एकदम घटिया लेवल के इंजीनियर्स होते हैं कि कुछ नहीं किया 4 साल में, और सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई की है, ये नहीं किया, कोई स्किल बिल्डिंग नहीं की, कुछ नहीं की, उनको जाके लास्ट में दिक्कत होती है कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, क्योंकि कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो अल्टीमेटली जॉब इंटरव्यूज में पूछा नहीं जाता। तो अगर आप सिर्फ कॉलेज करिकुलम फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा होगा कि भाई बस कॉलेज ही फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब जॉब में जाओगे वो सब कुछ पूछा नहीं जाएगा, फिर वो कहेंगे आपको तो कुछ आता ही नहीं है, निकलो बाहर, करो 2 लाख पर एनम का जॉब। और अगर आप अच्छे से 4 साल अपने यूटिलाइज करते हो, अच्छे से कोडिंग करते हो, स्किल बिल्डिंग करते हो, नई नई चीजें सीखते हो, तो ऐसा नहीं है कि एआई आपका जॉब खा के चला जाएगा, आपका कुछ करियर नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। पहले भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा एक जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हाहाकार मचा पड़ा है। ऐसा कभी नहीं होता है। नए जॉब्स बनते हैं, पुराने जॉब्स चले जाते हैं। अगर आपको आपका ऐसा है कि मैं उसी को चीज को पकड़ के लेके बैठा रहूंगा, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रांजिशन करना जानते हैं, आप नई चीजें सीखना जानते हैं, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंजीनियरिंग करती है, कोई भी दूसरे फील्ड्स में जाते हैं, तो एआई से डरने की तो बात तो है ही नहीं। मुझे जितना लगता है कि इंजीनियरिंग के बारे में जितना वो मुझे समझाना था, मेंस एडवांस ये वो जितना भी हो सकता था, मैंने पूरा खोल के बता दिया है। अब बाकी और अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी और एक्स्ट्रा जानना हो, तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।